नमस्कार विद्यार्थियों। आइए पढ़ें हरिवंश राय बच्चन कृत प्रवास की डायरी के कुछ अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में है। मंगलवार 2 सितंबर 1952 को बच्चन अपनी डायरी में लिखते हैं, रात को ठीक नींद नहीं आई। एक तो नई जगह, दूसरी यात्रा की थकावट और यादें, तीसरे ढीला बिस्तर। स्प्रिंग इतनी ढीली है कि लगा कमर नीचे फर्श को छू रही है। पलंग काफ़ी ढीला ढाला है, क्यों लगता है ये कमर है वो नीचे फर्श को छू रही है। आप देख रहे होंगे कि डायरी लिखने का कोई सीधा सीधा कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई प्रारूप नहीं होता। इस तरह आरंभ करें, इस तरह आगे बढ़े और इस तरह इसको समापन की ओर ले जाएं। एकदम निजी विधा है ये, खुद के लिए लिखी जाती है, कोई तय पैमाना नहीं होता। तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, अखबार भी कई आते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी जाने की झंझट बची। जो विश्वविद्यालय का जो केंद्रीय पुस्तकालय है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी अपने भारत के विश्वविद्यालय में भी होती हैं और ये अवधारणा इंग्लैंड जैसे यूरोप के देशों से आई है। तो अखबार खूब सारे यहीं उपलब्ध हो गए तो सेंट्रल लाइब्रेरी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लैंड लेडी से बात हुई, जो मकान मालकिन है उससे बात हुई। लैंड लेडी मकान मालकिन फर्नीचर बदलवा देंगी, नया फर्नीचर लगवा देंगी। बहुत अकोमोडेटिंग मालूम होती है, मकान मालिक काफ़ी समझदार लगती हैं। बिस्तर डिग में दूसरा नहीं, भूमि शयन ही शायद यहाँ भी बदा है। पलंग नहीं है, बेड नहीं है, और कोई ये जो है चारपाई बहुत ढीली ढाली है, इसलिए शायद भूमि शयन ही यहाँ बदा है। बदा है लिखा हुआ है, शायद ज़मीन पे सोना ही लिखा है मेरे लिए। मुझे तो मोटा गद्दा नीचे हो तो बुरा नहीं लगता, अगर गद्दा मोटा हो तो ज़मीन पे सोना भी मुझे ठीक लगता, बुरा नहीं लगता। मैंने लैंड लेडी से कहा कि कोई हल्की सोफ़ा या कुर्सी न हो तो इन्हें हटवा ले, मुझे ज़रूरत नहीं है, कमरे में जगह ज़्यादा हो जाएगी, मेरे पास बैठने कौन आता है, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा कुर्सियाँ पड़ी हैं, अतिरिक्त पड़ा है फर्नीचर, इसे हटवा दीजिएगा। मिलन के कमरे से सामान उठवाकर अपने कमरे में लाया। बक्सों से सामान निकालकर अलमारियों में लगाने में आज सारा दिन लग गया। शाम को चिट्ठियों के जवाब लिखे। खाने का इंतज़ाम आज से डिग में ही हो गया है, इसलिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखते हैं बच्चन, खाना खाया होगा, खाकर घूमने निकला। लौटकर गर्म पानी के टब में स्नान किया। वहाँ रात्रि में स्नान करने की परंपरा रही भी है। यहाँ गर्म पानी खूब आता है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसके लिए नहीं किया जाता। अपनी किताबें, कपड़े, चीज़ें अलमारियों में, मेज़ पर देखकर कमरे के अपना होने का बोध होता है कि अपनी किताबें पढ़ी हैं, अपने कपड़े हैं, अपनी चीज़ें हैं, लगता है कमरा अपना ही है। कई बार किराए का मकान होता है तब भी ये अपनेपन का एहसास अपनी चीज़ें ही देती हैं। कल यहाँ बिल्कुल अजनबी सा लगा था, शायद कल बच्चन हम कमरा चेंज किया होगा, पहला दिन रहा होगा कमरे का। गुरुवार 2 अक्टूबर 1952 को वे अपनी डायरी में लिखते हैं, रात काफ़ी देर हो गई थी, अलार्म लगाकर सोया, ठीक समय से उठ गया, तैयार होकर ब्रेकफास्ट किया। मन में बड़ा पश्चाताप था, एक सप्ताह से शोध संबंधी कोई काम नहीं किया। ये पश्चाताप हर शोधार्थी को, हर विद्यार्थी को होता है। आप भी जब अनुभव करते होंगे कि परीक्षा नज़दीक आ रही है, सोचते हैं कि तैयारी करेंगे, सोचते हैं केवल, और जब तैयारी हो नहीं पाती, 2 दिन पढ़े या दो दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, बिना पढ़े निकल गए, तो मन में एक आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि जिस उद्देश्य से हम यहाँ रह रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम अभी जीवन का लक्ष्य बना के चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को, वह पूरा नहीं हो रहा है, काम ही नहीं किया। तो शोधार्थी को ये चीज़ ज़्यादा शांति। तो बच्चन आए किस लिए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अच्छे खासे प्रोफेसर थे, लेकिन पीएचडी करने के लिए 1952 के आसपास वे इंग्लैंड चले गए, 51-52 के आसपास इंग्लैंड चले गए थे, बीच में छुट्टी लेकर के।
तो 2-3 वर्ष के लिए वहाँ रहे और डॉक्टरेट करके आए। तो उन्हें लगा कि मैं अच्छी खासी स्थिति में था, अच्छा खासा कमा रहा था, मुझे वेतन भी नहीं मिल रहा, आर्थिक कठिनाइयाँ भी हैं। यहाँ आया हूँ तो सिर्फ घूमने थोड़ी आया हूँ कि बाहर गया, चाय पी के आ गया, नाश्ता कर लिया, किसी से मिल लिया, कविताएं लिख ली, कविताएं सुन ली, सुना ली। ये काम तो मैं इलाहाबाद में खूब अच्छे से कर सकता था। यहाँ तो मैं शोध के लिए आया हूँ, मैं पीएचडी के लिए आया हूँ। तो इट्स पर हॉर्न की पुस्तक उठाई। W.B. इट्स जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि हैं और जो भारतीय दर्शन से बड़े प्रभावित थे, उन पर बच्चन शोध करने गए थे। तो इट्स पर जो हॉर्न नामक लेखक, उनकी पुस्तक उन्होंने उठाई, पढ़ने लग गई। आज दिन भर में समाप्त करने के इरादे से ये पढ़ूंगा तो कुछ समझ में आएगा। 2 बजे तक पढ़ता रहा। लंच के बाद थोड़ा आराम कर फिर पुस्तक में जुट गया। शाम तक सिर्फ 50 पृष्ठ शेष रहे। नोट्स भी ज़रूरी ले लिए। खाना खाने के बाद थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकला। मौसम अच्छा नहीं था, पानी धीरे धीरे बरस रहा था, हवा में ठंडक थी, पर दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकला था। कमरे की घुटन से बाहर कुछ भीगना भागना, ताज़ी हवा की झोंके झेलना अच्छा लगा। हॉर्न फिर उठाई। हॉर्न की लिखी जो W.B. पे पुस्तक थी वो फिर से उठाई, पर मन नहीं लगा। लीथन आधुनिक कविता की एक एंथोलॉजी छोड़ गया था, एंथोलॉजी सूची। इसकी कुछ कविताएं पढ़ी। आज गांधी जी का जन्मदिन था, 2 अक्टूबर थे। 2 अक्टूबर 1952 की डायरी है ये। मजलिस ने किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं रखा था। टैगोर सोसाइटी ने टैगोर का जन्मदिन मना लिया था। मजलिस मरी संस्था है, ये गांधी पे कुछ आयोजन नहीं कर पाई। साझे की खेती। सोने से पहले मैंने सूत की माला और खादी के फूल से कुछ कविताएं पढ़ी। ये बच्चन की उत्तरवर्ती रचनाएं हैं। मधुशाला के लिए बच्चन बहुत जाने गए, लेकिन मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका के बाद जो उनकी रचनाएं आती हैं, जो वैचारिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं, उन्हीं में से ये सूत की माला और खादी के फूल हैं। यद्यपि हिंदी संसार में बच्चन की उत्तरवर्ती काव्य यात्रा की जो उपलब्धियां हैं उस पर कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई है। अब तो पिछली रचनाओं पे भी नहीं होती। तो बच्चन ने सूत की माला और खादी के फूल संग्रह से कुछ कविताएं पढ़ी। मंगलवार 21 अक्टूबर 1952 10 से 11 तक प्रोफेसर लूकस के व्याख्यान में रहा और प्री रेफेलिटिस पर उनका व्याख्यान अब भी चल रहा है। 11 से 12 तक का समय खाली था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के प्रकाशन देखता रहा और 12 से 1 तक प्रोफेसर रिलैंड का व्याख्यान था विक्टोरियन बैकग्राउंड पर। विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी थी, तो उनके समय का समाज, साहित्य, कला का क्या परिदृश्य था, इस पर कोई व्याख्यान रहा होगा। लंच के बाद लाइब्रेरी गया। द लास्ट रोमांटिक्स पढ़ता रहा, ये पुस्तक का नाम है। लौटा तो आज सिर में बहुत दर्द था, शायद ठंड की वजह से। सर्दी अब खूब पड़ने लगी है। कुछ देर रेडियो सुना। इस प्रकार आप देखते हैं, हर दिन की डायरी एक नज़रिए से, एक दृष्टिकोण से नहीं लिखा, जो मन में है, जो अनुभव कर रहे हैं उसे डायरी में अंकित कर दिया। कभी विस्तृत रूप से, कभी एकदम संक्षिप्त रूप से। जैसे 17 दिसंबर 1952 को केवल 3 पंक्तियाँ लिखते हैं, 3 वाक्य लिखते हैं। दिन को ब्रिटिश म्यूजियम में काम, रात को लंदन लाफ नाटक देखा और लाइट कॉमेडी यानी हल्का हास्य, आधा मजाक, पल्ले ही नहीं पड़ा कैसा क्या नाटक था। इतना लिखा है बस। और फिर रविवार 11 जनवरी, 17 दिसंबर के बाद में 11 जनवरी को उन्होंने डायरी लिखी। आज के दिन को मैंने केवल गीत का दिन बनाया। ये कवि के मन की बात है। न कोई आज मुझसे मिलने आया, न मैं ही किसी से मिलने गया। गीत साथ हो तो किसका साथ चाहिए। कवि के लिए उसकी रचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उससे उसका मन लगा रहता है। पढ़ते रहे, लिखते रहे। शनिवार को कैम किनारे चित्त लेटा था। कैम नदी है लंदन में। कैम किनारे चित्त लेटा था। ऊपर आसमान में कई हंसों को सीधी पंक्ति में उड़ते जाते देखा था। गर्दन सीधी खींची, कूं कूं ध्वनि करते, डैनों की गरिमा से डुलाते। ऐसा लगा था जैसे वे दिमाग पर कोई कविता लिखते चले गए। हंस बहुत ऊंचे नहीं, उड़ता कूं कूं ध्वनि शायद उनके डैनों की थी। और इससे बच्चन बड़े प्रभावित हुए। बच्चन ने जो आगे चले के जब अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका पहला खंड आया था क्या भूलो क्या याद करो नाम से,
जो उनके आरंभिक जीवन जन्म से लेकर के और जो विवाह आदि तक की इसमें चर्चा थी। और फिर जब वे वहाँ इंग्लैंड में रहे थे, उस खंड को उन्होंने नाम देना चाहा हंस का प्रवास, ऐसा नाम देना चाहते थे। ये हंस वाली बात आई तो मुझे याद आया। तो आगे चल के उन्होंने इसे नाम दिया बसेरे से दूर। बसेरे से दूर नाम से आत्मकथा का दूसरा खंड आया था। लेकिन बच्चन को शायद वह ख्याल जो हंस का जो प्रवास, ये शीर्षक शायद उनको उसी से सूझा होगा जब उन्होंने हंसों को उड़ते हुए देखा होगा। कल रात को कुछ लिखना चाहता था, पर मिस्टर न्यूटन ने नया नया बैंड स्विच लगाया था। सोचा लेटे लेटे कुछ पढ़ूं। ईट्स की कविता उठा ली थी और पढ़ते पढ़ते किसी समय स्विच दबाई थी और सो गया था। लाइट का जो स्विच था वो पास में ही था। नींद आने लगी तो बटन बंद करके लाइट बंद करके सो गए। झरने की सी ध्वनि जो आती है उसका रहस्य खुल गया है। खिड़की की सीध में थोड़ी दूर पर केम नदी का लेवल फॉल है, झरना है। ये इस तरह के जो फाल हैं, झरने हैं, ये अपने नर्मदा नदी में भी खूब है। अमृतलाल वेगड़ की सौंदर्य की नदी नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, और अमृत से नर्मदा जैसी कृतियाँ कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उसी की आवाज़ आती है। रात गहराने पर जब ध्वनियाँ बंद हो जाती हैं तब लेवल फॉल से उठने वाली आवाज़ गूंजती है। बहुत अच्छी लगती है। लगता है जैसे उस ध्वनि से दिमाग पर पड़ी दिन भर की कर्कश ध्वनियाँ धुल रही है। झरने की आवाज़, जो नदी जो झरना बनाती है उसकी आवाज़ कभी को उसके कमरे में सुनाई देती है रात को सोते समय, और बड़ा सुकून मिलता है। यही होता है जब हम प्रकृति के पास जाते हैं, जब हम बनावटी शोरगुल की दुनिया से प्रकृति की गोद में जाते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, तो एक सुकून, एक शांति, एक अमन का एहसास होता है। कल रात को भी मंद मंद मधुर संगीत नींद सपनों के देश में होता रहा। हो सकता है साथ के कमरे वाली लड़की रात को बहुत धीमी स्वर में रेडियो बजाती हो, इसलिए संगीत जैसा मुझे लगा होगा सपने में। अर्धनिद्रा में था कब। रेडियो यहाँ काफ़ी रात तक चलता है। सुबह उठा तो लगा जैसे हंस रात भर दिमाग के आकाश में होकर उड़ जाते रहे हैं और दिमाग पर एक साफ लीक छोड़ गए हैं, एक साफ सीधी पंक्ति के रूप। हाँ, मुझे स्मरण आया कि वो जो वास्तविक शीर्षक जो बच्चन ने सोचा था दूसरी आत्मकथा के दूसरे खंड का, हंस का पश्चिम प्रवास था। हंस का पश्चिम प्रवास, ये शीर्षक उनके दिमाग में पहले था। हालांकि जब पुस्तक आई तो उसका वास्तविक शीर्षक था वह बसेरे से दूर, ये था। बच्चन की पंक्ति है, व्योम पर छाया हुआ तमतोम, हे हिमहंस तू जाता कहाँ है। तमतोम अंधकार, तम अंधकार होता है, तोम होता है कवच या मंडप। तो ये जो अंधकार का पर्दा छा गया है, मुझे याद आता है धर्मवीर भारती का जो बहुत लोकप्रिय उपन्यास और चर्चित उपन्यास रहा है गुनाहों का देवता, उसमें एक शेर उद्धृत किया है, हृदय तिरगी है, ओ है खावे खाए कायनात, डूबते जाते हैं तारे, बीतती जाती है रात। तो ये हृदय तिरगी, ये जो अंधकार का पर्दा है, ये तमतोम। व्योम पर छाया हुआ तमतोम, हे हिमहंस तू जाता कहाँ है। तमतोम की पीठिका पर हिमहंस कितना स्पष्ट है। अंधकार, अब हिम क्या होता है, बर्फ, बर्फ एकदम सफ़ेद, तम अंधकार, अंधकार काला, और बर्फ सफ़ेद, हंस भी सफ़ेद। तो इस काली पृष्ठभूमि पर जो सफ़ेद जो चिन्ह है, चित्र है हंस का, बड़ा सुंदर उभरता है। धन्यवाद। शेष आगे।